गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर का आगे का पार्ट। हमने देख लिया था यहाँ तक, मानचित्र और प्रारूप तक देखा था। एसएसटी का पहला चैप्टर है। तो देखते हैं आगे। ये पार्ट है मौखिक साधन। तो इससे पहले शुभम, तुम क्लास कल नहीं थे तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि आज हम देख रहे हैं इतिहास की ऐसी चीजें हैं कि जिससे हमको इतिहास के बारे में पता लगता है। अभी हम लोग कैसे जानते हैं कि जो हमारे जमाने बीत गए, 2000 साल बीत गए, 2021 चल रहा है, तो 2021 चल रहा है, 2000 साल पहले क्या हुआ होगा यार, 150 साल पहले क्या होगा, 300 साल पहले क्या हुआ होगा। ये सब चीजें हमको कैसे पता लगती हैं? ये हमको पता लगती हैं जो पुराने पुराने चीजें हमको मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? खुदाई से मिलती हैं या फिर कहीं खोजा हमने तो मिल गई। तो किताबें कुछ पुरानी होंगी, उनसे पता लगता है। कुछ बिल्डिंगें पुरानी हैं, उनसे पता लगता है। ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो इतिहास के साधन कहलाते हैं, जिनसे हमको इतिहास के बारे में पता लगता है। तो हम ऐसे इतिहास के साधन देख रहे हैं, जिसमें हमने कल क्या क्या देख लिया था? भौतिक साधन देख लिया था। भौतिक साधन के अंदर क्या क्या आते हैं? भवन और वस्तुएं, ये सब भौतिक साधन के अंदर ही है। भौतिक मतलब जिन चीजों को हम छू के पता लगा सकते हैं, छू के देख सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हो गई? भवन और वस्तुएं। भवन में क्या क्या आते हैं? भवन में आते हैं बिल्डिंगे, जैसे कि ये पुणे में है, ये आगा खां पैलेस है पुणे में। वैसे ही जितने भी तुम देखोगे पुराने पुराने जो किले भी हैं बहुत सारे, फिर बड़े स्मारक हैं, ये सब आ जाते हैं भवन और वस्तुओं में। आगे हमने क्या देखा? हमने देखा था प्रतिमाएं और स्मारक। प्रतिमाएं और स्मारक क्या होते हैं? ये होते हैं जो महान लोगों की मूर्तियां बनी हुई हैं। जैसे डांगे चौक पे शिवाजी महाराज की बनी हुई है एक मूर्ति, वैसे तुम कहीं और जाओगे तो वहां पे किसी और आदमी की बनी होगी, कहीं गांधी जी की होगी, कहीं भगत सिंह जी की होगी। वैसे अलग अलग जगह पे होती है। तो वैसे ही उन चीजों से भी हमको पता लगता है कि हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में हमको वहां से भी पता लगता है। अभी भी तुम भी कहीं जाओगे चौक में, कोई नई मूर्ति दिखेगी तो पक्का उसके नीचे देखना कुछ ना कुछ उनके बारे में लिखा होता है। तो उन चीजों को पढ़ना और उनको याद रखा करो कि किसी मूर्ति के नीचे किस आदमी के बारे में लिखा है, उस आदमी ने बहुत कुछ महान काम किया होता है, तब जाके उसका वहां पे नाम आता है। वरना किसी भी आदमी को, किसी भी आम व्यक्ति को ऐसे ही चौराहों पे नहीं रखा जाता है। उन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया काम किया होता है। फिर हमने देखा था लिखित साधन। लिखित साधन क्या होता है? जैसे लिखित से पता लग रहा है कुछ तो भी लिखा होगा, यानी कि यहाँ पे किताबों की बात हो रही है। तो किताबें जो पहले के जमाने की हैं, हमें वो किताबें भी मिलती हैं, उनसे हमने बहुत कुछ जानने को मिलता है कि पिछले जमाने में क्या क्या हुआ करता था, कैसे हुआ करता था। तो ये हो गया लिखित साधन। और लिखित साधन के अंदर ही हमने देख लिया था समाचार पत्र हो जाते हैं पुराने वाले, पुराने मानचित्र हो जाते हैं। ठीक है, समाचार पत्र मतलब हो गया अखबार। मानचित्र क्या हो गया? मानचित्र हो गया मैप। पुराने अखबार और मैप से भी हमको काफी चीजें जानने को मिलती हैं कि पहले के देश कहाँ से कहाँ तक हुआ करते थे। जैसे हमने कल देखा कि भारत और पाकिस्तान पहले एक हुआ करते थे, तो भारत का मैप पहले अलग हुआ करता था। आज की तारीख में भारत का मैप अलग है। अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर भी एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यानी कि पहले भारत का मैप जो जम्मू कश्मीर का था वो ऐसे था, लेकिन अब ये काट के ऐसा और ऐसा बन गया है, एक में से तीन आ गया है ना, ऐसे करके है ये। तो ये मानचित्र से भी हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है और हम यहाँ तक पहुंच गए थे। अब हम आगे का देखते हैं। आगे का नेक्स्ट पार्ट क्या है? मौखिक साधन। मौखिक साधन से क्या मतलब है? मुंह से बोला हुआ। मुंह से बोला हुआ, जैसे कि तुम्हारे दादा दादी तुमको बहुत सारी पुरानी पुरानी चीजें बताते हैं ना, वो इंटरनेट पे लिखा होगा ना फिर कहीं किताबों में लिखा होगा, लेकिन बहुत सारी सच्ची सच्ची घटनाएं तुमको बताते होंगे। ऐसा बताते होंगे कि बेटा जब हम छोटे थे तो ये वाली चीज इतनी सस्ती मिलती थी, 1 पैसे की मिलती थी, हम 5 पैसे में इतना सब सामान लेके खाते थे और अपना काम चलाते थे। होता है, बताते हैं कि नहीं बताते हैं हमारे दादा दादी लोग, नाना नानी? हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं जो मुंह से बताते हैं, जिनका कुछ लिखित प्रमाण नहीं होता है, लेकिन वो सच बता रहे होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं दादा दादी हमसे क्या झूठ बोलेंगे, तो वो जो बता रहे होते हैं वो सब सच्चाई बता रहे होते हैं, लेकिन उनका कुछ लिखा हुआ नहीं है हमारे पास। तो ऐसे ही संसाधन कहलाते हैं लिखित मौखिक साधन। मौखिक साधन में देखो क्या क्या आते हैं? लोकगीत। लोकगीत क्या होती हैं? जैसे पोवाड़ा है। पोवाड़ा एक लोकगीत का ही टाइप आता है, जिसके अंदर गानों के जरिए से हम बताते हैं अपनी प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन काल में क्या क्या हुआ था, है ना। देखो यहाँ पे लिखा ही है। यस सर। ठीक है, कड़वा या शौर्य गान, लोक कथाएं। लोक कथाएं, लोक कथाएं होती है जो पुराने जमाने की कहानियां बताएं। जैसे कि हम एक अकबर और बीरबल की देखते हैं, फिर तेनालीराम की देखते हैं, ये सब लोक कथाएं में आ जाती हैं। फिर प्रसंग वर्णन। प्रसंग वर्णन क्या मतलब होता है? किसी के बारे में हम जब जानकारी देते हैं, किसी राजा महाराजा के बारे में उसका वर्णन कर रहे होते हैं।
साक्षात्कार, साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार होता है किसी आदमी ने खुद किसी से जाके मिला है तो बताता है। मान लो अभी मेरी दादी थी, वो गांधी जी से मिली थी, तो हमको बताती थी कि हम जब गांधी जी को देखने गए थे तो ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा उन्होंने बात किया था। ठीक है, तो ये होता है साक्षात्कार, जब किसी आदमी ने किसी को खुद देखा होता है, ठीक है, और वो फिर जाके बाकी लोगों को बताता है। ठीक है, तो ये कहलाता है साक्षात्कार। ये हो गया साक्षात्कार। नेक्स्ट आता है नाटक, जलसे, कला समूह। नाटक, ये तो तुमको पता ही होगा, तुम लोग करते रहते हो, स्किट जैसे करते हो, तो पहले के टाइम पे भी स्किट हुआ करते थे। जलसे होते थे, जलसे क्या होता है? जब हम कोई रैली निकालते हैं उसको जलसा बोला जाता है। फिर कला समूह, कला समूह भी नाटक जैसा ही होता है। ये भी सब पहले हुआ करते थे। फिर आता है ओबिया। ओबी क्या होता है? चक्की के गीत। चक्की के गीत क्या होता है? जब औरतें एक साथ कुछ काम कर रही होती तो पहले गाना गाया करती थी। तुम्हारी मम्मी से पूछना, वो बताएंगे अच्छे से कि जब वो धान काटने को जाती थी या फिर धान पीसते थे तो वो साथ में गाना गाना गा गा के बातें करते थे, तो वो सिर्फ ओबिया कहलाते थे। और स्फूर्ति गीत, स्फूर्ति गीत ये तो मुझे भी नहीं पता, बाद में देख के बताऊंगा तुम लोगों को मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इससे हमने देख लिया कि मौखिक साधन क्या क्या होते हैं। मौखिक साधन ऐसे साधन हो गए जिनसे, जो मुंह के द्वारा, जिनका लिखित प्रमाण नहीं है लेकिन वो किसी के द्वारा बोले गए हैं या देखे गए हैं, वो चीजें जो हमको पता लगती हैं, जिनसे हम इतिहास के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे मौखिक वाला। अच्छा देखो, स्फूर्ति गीत यहाँ यस पे सर। दिया हुआ है। स्फूर्ति गीत दिया है, देखते हैं क्या है, मुझे भी नहीं पता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनगिनत स्फूर्ति गीत रचे गए। उनमें से कई स्फूर्ति गीत लिखित रूप में उपलब्ध है, परंतु अनगिनत अप्रकाशित स्फूर्ति गीत स्वतंत्रता सेनानियों को कंठस्थ है। इन स्फूर्ति गीतों द्वारा हमें स्वतंत्रतापूर्ण समय की स्थितियों और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्राप्त होने वाली प्रेरणा की जानकारी मिलती है। तो स्फूर्ति गीत मतलब क्या होता है? स्फूर्ति मतलब होता है, स्फूर्ति का मतलब होता है तेजी। ठीक है, तेजी, स्फूर्ति मतलब होता है तेजी या फिर स्पीड, ये होता है। तो स्फूर्ति का क्या मतलब है? स्वतंत्रता के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इंडिपेंडेंस कब मिली है हमको? 1947 में। किससे मिली? अंग्रेजों से मिली है। तो वो टाइम पे जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे वो बहुत सारे गाने लिखा करते थे, क्योंकि पहले तो मोबाइल और टीवी वगैरह नहीं थी। तो वो टाइम पे वो लोग क्या करते थे, या तो अखबार से या फिर एक दूसरे को बोल बोल के अपनी बातों से इम्प्रेस करते थे, उनको बताते थे। अभी मेरे को बोलना है, मेरे को मान लो तुम काला खड़क में, हमारे पास 50 बच्चे हैं, ठीक है, और दूसरी दूसरी जगह में 10-12 हैं, तो वहां पे मैं इनको कैसे मनाऊंगा? अगर मेरे पास टीवी भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अपने गानों के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से इन लोगों को बताऊंगा कि भाई हम लोगों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं और हम लोगों को इसका बदला लेना चाहिए, या फिर हम हमें पूरे आवाज, अब अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो अभी किसी को मनाने के लिए मैं सीधा बोलूंगा तो नहीं मानेगा, लेकिन शायद मैं गाने से बताऊं या कोई नाटक करके दिखाऊं तो फिर वो मान सकते हैं। तो वैसे ही स्फूर्ति गीत थे, ऐसे गाने थे जिनको क्रांतिकारी लोग बहुत इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन वो, उनमें से कुछ ही जो गीत हैं वो लिखित रूप में है, बाकी के उपलब्ध नहीं है। बाकी के अगर तुम्हारे कोई दादा परदादा होंगे तो उनसे पूछोगे तो शायद उनको भी एक आध पता होंगे। ठीक है, पोवाड़े। पोवाड़े तो मेरे ख्याल से तुम लोग को पता होंगे, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं फटाफट। पोवाड़ों के माध्यम से यस किसी घटना सर। अथवा व्यक्ति के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अंग्रेजों के शासन काल में ये कितना नंबर लिखा है? 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध। हाँ, पहला बार 1857 का स्वतंत्रता युद्ध, विभिन्न क्रांतिकारियों के शौर्य का प्रदर्शन पर आधारित पौड़े रचे गए। इन पौड़ों का उपयोग कहाँ गया, लोगों में चेतना और प्रेरणा निर्माण के लिए किया गया। स्वतंत्रता युद्ध के समान ही सत्य शोधक समाज द्वारा किया गया शोषित वर्ग का जागरण, संयुक्त राष्ट्र का संघर्ष जैसी घटनाओं पर आधारित पौड़े रचे गए हैं। हाँ देखो, पौड़े क्या होते हैं? पौड़े होते हैं किसी एक घटना के बारे में। जैसे हमने एक वो वाला किया था, हमने पौड़ा किया था, उस पौड़े में जो शिवाजी महाराज और ये था अफजल खान, उसकी जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में वो था वो पोवाड़ा। तो यानी कि पोवाड़ा क्या होता है? एक घटना के बारे में। घटना से क्या मतलब है? मान लो कोई एक एक्ट के बारे में, जैसे कि अ, जैसे अभी वैभव ने एक कोरोना वाला वो किया था, पोएम की थी, है ना, तो वो सिर्फ कोरोना के बारे में बताने वाली थी। तो वैसे ही किसी भी एक घटना के बारे में, जैसे अभी वैभव ने कोरोना एक घटना के बारे में एक पोएम कही थी, अपने पिछले कंपटीशन हुआ था उसमें, नक्षत्र का ऑनलाइन जो हुआ था। वैसे ही पोवाड़ा क्या होता है? कोई भी एक घटना के बारे में बताने वाली जो अगर पोएम्स होती हैं उनको बोलते हैं पोवाड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
समझ में आ रहा है ना शुभम, वैभव? यस सर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य साधन। ओके, इसमें क्या है, वर्तमान समय में तकनीक विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रिका, फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ। इसके द्वारा निर्मित छायाचित्र, फोटो, ध्वनि मुद्रित रिकॉर्डों, फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। अब देखो ये आज की उसके बारे में। दृश्य, दृश्य मतलब फोटो, श्रव्य और दृश्य श्रव्य, श्रव्य मतलब आवाज, तो वीडियो और ऑडियो की बात चल रही है यहाँ पे। तो अभी जब कुछ टाइम पहले से 1800 के टाइम से, मतलब आज से 300-400 साल पहले से जो है फोटो और वीडियो का इस्तेमाल भी होने लग गया। फोटो और वीडियो का ये आ गया था टाइम। तो उस टाइम से हमने, तुम अगर देखोगे अब यूट्यूब में सर्च मारोगे या फिर गूगल में सर्च करोगे कि गांधी जी की फोटो दिखाओ, तो गांधी जी कब के पैदा हुए थे? गांधी जी पैदा हुए हैं 1869 के। देखो उनकी फोटो तुमको मिल जाएगी, यानी कि वो टाइम पे कैमरा होगा तभी फोटो मिल जाएगी, है ना? तो ऐसे करके तुम और भी पुराने फोटो खोजोगे तो वो भी तुमको मिल जाएगी। यानी कि कुछ टाइम पहले से ही ये फोटो और वीडियो भी हमको हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं हम छायाचित्र। छायाचित्र क्या होता है? हाँ, छायाचित्र होती है जो कैमरे से ली गई हुई फोटो। लेकिन ये दृश्य क्या था? दृश्य था जो पेंटर लोग हाथ से बनाया करते थे। ठीक है, तो पेंटर लोग पहले देख लेते थे और फिर उसको बना के वो रखी रहती थी। ये जब ये छत्रपति शिवाजी महाराज और उनसे पहले के जो थे अकबर, और उससे पहले अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जितने पहले पहले के राजा है ना, उन टाइम पे क्या हुआ था, उन टाइम में कैमरा तो था नहीं। तब वो लोग क्या करते थे, पेंटर रखते थे अपने साथ। और वो पेंटर लोग क्या करते थे, पेंटर अगर कोई लड़ाई हो रही है तो उस लड़ाई को उन्हें देख रहा होता था अपने सामने, फिर उसकी एक पेंटिंग बनाते थे। वो पेंटिंग फिर आगे के लोग इस्तेमाल करते थे कि अच्छा ऐसी लड़ाई हुआ करती होगी। ठीक है, तो वो पेंटर का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब क्या है, ये छायाचित्र आ गया। छायाचित्र क्या है? ये आ गया कैमरा, कैमरे से ली गई फोटो। अब पहले, अभी तो मोबाइल में आ जाते हैं, मोबाइल के अंदर आता है हमारा कैमरा, लेकिन पहले मोबाइल में भी कैमरा नहीं हुआ करता था। पहले सिर्फ बटन वाला मोबाइल था तो उसके अंदर कैमरा नहीं होता था। फिर एक कैमरा अपने को साथ में रखना पड़ता था, ऐसा खींचने के लिए बड़ा सा रहता था, उससे खींचा करते थे। लेकिन अब वो छोटा हो गया, देखो अपने जेब में आ गया। कुछ टाइम में तो वो और भी छोटा हो जाएगा, और मेरे ख्याल से पेन वगैरह में आने लग जाएगा, या फिर ऐसा हो जाएगा कि हमको ज्यादा सामान कैरी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट छायाचित्र देख लेते हैं क्या बताया इसके अंदर। छायाचित्र आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य स्वरूप के साधन है। छायाचित्र कला, फोटोग्राफी का आविष्कार होने पर विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं तथा वस्तुओं के छायाचित्र खींचे जाने लगे। इन छायाचित्रों द्वारा हम हमें व्यक्तियों तथा घटित प्रसंगों के दृश्य स्वरूप में हुबहू जानकारी प्राप्त होती है। मध्य युग में व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे अथवा घटनाएं किस किस प्रकार से घटित हुई, उनके चित्र उपलब्ध हैं, परंतु वे चित्र कितने विश्वसनीय हैं, इस बारे में शंकाएं उपस्थित की जाती हैं। अतः इन चित्रों की तुलना में छायाचित्रों के अधिक विश्वसनीय माना जाता है। व्यक्तियों के छायाचित्रों द्वारा वे लोग कैसे दिखते थे, उनके परिधान कैसे थे, इस विषय की जानकारी प्राप्त होती है। प्रसंगों अथवा घटनाओं द्वारा, छायाचित्रों द्वारा वह प्रसंग अथवा घटनाएं आंखों के सामने मूर्तमान हो जाती हैं। वस्तु अथवा वस्तुओं के छायाचित्र द्वारा उनका प्ररूप ध्यान में आता है। तो देखो इसमें कितनी बढ़िया चीज बताई है कि पहले जो मैं बता रहा था, राजा महाराजा के टाइम पे जब जो पेंटर लोग ड्राइंग बनाते थे तो वो एग्जैक्ट वैसा ही नहीं बना सकते होंगे, है ना? अब जैसे कि उनको बोल दिया कि काला खड़क की फोटो बनाओ, तो वो काला खड़क के बस या बोल दिया कि काला खड़क की फोटो बनाओ, तो वो 2-3 सर झोपड़ियां आपकी बना आवाज देते। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? शुभम आवाज आ रही है? यस। वैभव, हमको क्या को नहीं आ रही? हेडफोन दोबारा चेक करो। वैभव आवाज आ रही हेलो है? सर। आवाज आ रही हाँ है? सर अभी आ रही। ओके, मैं बता रहा था कि जैसे पहले के पेंटर होते थे, तो पेंटर एक ड्राइंग बनाएगा। मान लो देखो मेरे पीछे जो फोटो है, ठीक है, देखो एक पहाड़ दिख रहा है और अच्छे बादल बादल दिख रहा है। तो इसकी अगर पेंटर फोटो बनाएगा और एक फोटो से, कैमरे से फोटो ली जाएगी, तो कौन सी फोटो में क्लैरिटी ज्यादा होगी, क्लियर कौन फोटो दिखेगा ज्यादा? बताओ। क्या सर? मैं पूछ रहा हूँ कि अगर एक पेंटर ड्राइंग बनाएगा काला खड़क की और एक फोटोग्राफर काला खड़क की फोटो खींचेगा, तो दोनों में क्लियर क्या कौन सा आएगा?
जो फोटो खींचेगा उसका। जो फोटो खींचेगा उसका। शुभम ऐसे होगा या पेंटर वाला ज्यादा साफ आएगा? शुभम है कि खेलने चला गया माइनक्राफ्ट? वो सर। अच्छा ठीक है, तो शुभम बताओ कि एक पेंटर की पेंटिंग ज्यादा क्लियर होगी या फोटोग्राफर की फोटो ज्यादा क्लियर होगी? फोटोग्राफर की। फोटोग्राफर की फोटो। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले के जमाने में जो पेंटर बनाते थे उसके बाद से जो फोटो आई, फोटो ज्यादा क्लियर होने लगी, तो फिर फोटो का इस्तेमाल ज्यादा होने लग गया। और फोटो से हम लोगों को पुराने लोग कैसे कपड़े पहनते थे, वो कैसे दिखते थे, ये सब क्लियर दिखता है। तुम कोई ड्राइंग देखोगे तो ड्राइंग कुछ टाइम बाद ऐसे धुंधली होने लग जाती है, उसे धुल जमने लग जाती है, लेकिन फोटो वैसे की वैसी रहती है। अगर उसमें पानी पुनी नहीं गिराया तो फोटो वैसे की वैसी रहती है। तो 10-20 साल बाद, इतने साल भी बाद देख लो तो, है ना। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है ध्वनि मुद्रित यस रिकॉर्ड्स। सर। ध्वनि मुद्रित रिकॉर्ड कौन सा हो गया? ध्वनि मुद्रित का मतलब है हमने कुछ रिकॉर्डिंग की। जैसे अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम पहले मैं ऑडियो रिकॉर्ड भेजा करता था रिकॉर्ड करके, है ना। तो वो जो ऑडियो रिकॉर्ड है उसको बोलते हैं ध्वनि। ऑडियो का मतलब होता है ध्वनि। तो ध्वनि के रिकॉर्ड्स जो थे उससे, तो उनसे भी बहुत सारे तुम देखोगे। मैंने इनके जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनका मैंने तुमको भेजा भी था एक, जो ऑडियो रिकॉर्ड था। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। छाया चित्रण, फोटोग्राफी कला की भांति ध्वनि मुद्रा रिकॉर्डिंग। ध्वनि का आविष्कार भी महत्वपूर्ण है। ध्वनि मुद्रित अथवा रिकॉर्ड इतिहास के श्रव्य स्वरूपों के साधन है। वर्तमान समय में नेताओं अथवा महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण, ध्वनि गीत ध्वनि मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध है। उनका उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। जैसे स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा दिए द्वारा गाए हुए जनगण मन राष्ट्रगीत अथवा सुभाष चंद्र बोस के दिए वक्तव्य का उपयोग आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में श्रव्य साधन के रूप में किया जा सकता है। देखो यहाँ पे कितने बढ़िया एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बताया है यहाँ पे कि कैसे जो हमारे महान महान नेता थे उनके रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। क्योंकि पहले के टाइम में मैंने बताया पहले कैमरे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो पहले कैमरे नहीं थे तो फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी। पहले क्या था, सिर्फ वो हुआ करते थे जो कैसेट रिकॉर्डर होते हैं, टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, तो उससे रिकॉर्डिंग किया जाती थी। यस ठीक है, सर। ये मेरा कैमरा थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन रिकॉर्डर ऐसे ही रहता था। ठीक है, तो वो सारे रिकॉर्ड हमको उन लोगों के बारे में बताते हैं। अब देखो रविंद्रनाथ ठाकुर को हमने देखा तो है नहीं, फिर सिर्फ फोटो देखी है, तो लेकिन हमारे पास उनके रिकॉर्ड है तो हमको सुन सकते हैं। आज की तारीख में भी हम उनको सुन सकते हैं, जबकि उनको मरे हुए 300-400 साल हो गए। ठीक है, तो इससे ये हमारे कितने काम के हो जाते हैं, हमारे देश के हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिकॉर्ड्स भी। फिर और आगे देखते हैं फिल्में। फिल्में तो देखो सब लोगों को पसंद होती है कोई ना कोई तरीके की। किसी को डरावनी फिल्में पसंद होती हैं, किसी को किसी इतिहास वाली फिल्में पसंद होती हैं, किसी को आर्मी वाली फिल्में पसंद होती हैं। वैसे ही फिल्मों के बारे में भी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या पता हुआ है। फिल्म आधुनिक तकनीक विज्ञान का अनूठा आविष्कार माना जाता है। 20वीं शताब्दी में फिल्म की तकनीक विज्ञान में बड़ी मात्रा में उन्नति हुई। 1923 ईस्वी में दादा साहब फाल्के ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के में दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ऐतिहासिक घटनाओं की ध्वनि चित्रित फिल्में उपलब्ध है। इन चित्रफिती फिल्मों के कारण घटित घटनाएं हम जो का तो देख सकते हैं। प्राचीन और मध्ययुगीय की तुलना में आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए विपुल मात्रा में और विविध प्रकार के साधन उपलब्ध है। वर्तमान समय के भौतिक साधन पर्याप्त मात्रा में अच्छी स्थिति में है। अभिलेखागार में संरक्षित कर रखे हुए अनगिनत लिखित साधन भी उपलब्ध हैं। लिखित साधनों का उपयोग करते समय वे किन विचारों से प्रेरित हैं, किस घटनाओं की ओर देखने का साधनकर्ता का क्या दृष्टिकोण रहा, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। इन साधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण किए जाने पर इतिहास की समृद्ध परंपरा हम भावी पीढ़ी को सौंप सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिल्मों से क्या मतलब है, वीडियो से मतलब है। ठीक है, वीडियो, ये जो हम फिल्में देखते हैं उससे वो नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे वीडियो बता रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो कि तुम इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो आज से तुमको 200-300 साल पुराने भी वीडियो मिल जाएंगे।
यस सर। ठीक है, अभी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि 1971 वॉर के ओरिजिनल वीडियो ऐसा करके टाइप करना, तुमको देखो 1971 में जो लड़ाई हुई थी उसकी तुमको वीडियो मिलेंगे कि वहां पे कौन थे। मानिक शॉ, जो मैंने तुमको बताया, फील्ड मार्शल सैम मानिक शॉ, जो मेरे फेवरेट आदमियों में से हैं, तो वो भी तुमको देखने मिलेंगे, उनके स्पीच मिलेंगे। फिर अगर तुम देखोगे तो ऐसे ही अब्दुल कलाम जी जब जवान थे तो उस टाइम की भी वीडियो मिलेंगे तुमको। तो ऐसे बहुत सारी पुरानी चीजें हैं जो कि ये वीडियो के रूप में मौजूद हैं, जिससे हम इतिहास को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमारे देश के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया, जो महान लोग थे देश के दुनिया के, उन सभी के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जो कि अगर वीडियो, फोटो या फिर लिखित वाली नहीं होती तो हम नहीं जान पाते उनके बारे में। हमको पता नहीं लगता कि वो इस धरती में आके चले भी गए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसके अंदर हमने काफी सारी अलग अलग चीजें देखी। इसमें मेन था कि इतिहास को, हिस्ट्री को समझने के लिए कौन से मेन चीजें होती हैं, उसकी ऑडियो, वीडियो, फिर उसकी मूर्तियां, फिर उसकी किताबें, फिर उसके स्मारक, ऐसे करके ये सारी चीजें होती हैं। ये सब हमको इतिहास के बारे में बताती हैं। ठीक है, अब इसी पे से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस यस हैं। सर। इन क्वेश्चन को करके भेजो। वैभव, तुमने भेजा नहीं मुझे, हमारी क्लास का चालू करवाया और तुम्हें भेज नहीं रहे हो। सर मैंने भेजा था कभी? अभी दोपहर को। अच्छा, मेरे को नहीं देखा, मैं बाहर था जरा। ठीक है, मैं देखता हूँ। यस। हाँ, बाकी के जितने हैं जो बचे, ये वाले करके भेजो उनको। ठीक है, यस सर। वो एक और तुम्हारा दो एक ही काम है। बचे। हाँ, चलेगा चलेगा। और एक काम है कि अपने देखो, एक तो हमने देखा कि वहां पे डांगे चौक पे शिवाजी महाराज की है। और भी कोई तुमको आसपास ऐसा है जो तुमने देखा है, जो कि जिसके बारे में तुमको जानकारी नहीं है? जैसे कि जहां तक मुझे याद है कि जब हम यहाँ कसपटे बस्ती की तरफ जाते हैं, इस तरफ क्या नाम है इसका, पिंपरी सौदागर की तरफ जाते हैं तो कौन सा आता है? विशाल नगर। हाँ, विशाल नगर आता है। विशाल नगर की तरफ एक चौक पे ऐसे करके कुछ तो भी बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके, ऐसा करके बना है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और उस तरफ कभी जाओ तो पढ़ो कि क्या है वो, ये ऐसी चीज क्या बना के रखी है इन लोगों ने। फिर यस तुम सर। अगर, वो हम मैंने देखी है, लेकिन गांव से आते वक्त देखी है बस में। हाँ, तो कभी पापा के साथ जाओ उस तरफ तो देखो, पढ़ो उसको, है ना। यस सर। और फिर एक और मैं बताऊं अगर तुमको, तो रक्षक चौक है, वहां पे टैंक रखे हुए हैं। रक्षक चौक देख रहे हो? हाँ सर, वो देखे टैंक और वो बहुत सारे अलग तोहफे। हाँ, टैंक और तोप रखे हैं, तो वहां पे भी पढ़ो, वहां पे लिखा हुआ है ये कौन सी लड़ाई में इस्तेमाल हुए वाले टैंक हैं, इन्होंने कितनी सेवा की है हाँ। भारत, इनको किसने चलाया था, किसने क्या किया था। तो वो इनकी जानकारी लेना है, खाली देखने के लिए नहीं है यार। देखने के लिए तो रिक्शा वाला भी दिखता है, अपने को वो थोड़ी बनने का, अपने को बड़ा आदमी बनने का। ठीक है, ज्यादा जानकारी चाहिए हमको। यस। ओके, यस अभी जब भी सर। जाओ, जब भी ऐसी चीजें देखो, और वहां पे अगर तुम रुक पा रहे हो तो वहां पे रुक के थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा लो उनके बारे में। जैसे यस। निगड़ी में जाओगे तो निगड़ी में देखोगे कि शिवाजी महाराज हैं ऐसे करके बैठे हुए हैं नीचे, और एक आदमी है वो उनको तो भी ऊपर खड़ा होकर ज्ञान दे रहा है। उसके आदमी के हाथ में गिटार जैसा एक यंत्र है। तो कौन है वो? क्या उनके गुरु हैं या फिर उनके दोस्त हैं? कौन है उनको जो बातें बता रहे हैं? ऐसा पता करना है। यस ठीक है। सर। वो शायद से नैनदेव है। हाँ ओ, क्या क्या तो नाम था सर उनका। हाँ, देखो ऐसा बोलना नहीं है, मेरे को पता है, लेकिन तुम पता करके आओ, मेरे को बताओ। ठीक है, हाँ। हाँ ओके। और कल पेरेंट्स मीटिंग है, ध्यान रहे। ठीक है, पेरेंट्स और किड्स मीटिंग दोनों है, 5 बजे। सर। कितने बजे? 5 5। सर मेरी मम्मी और पापा दोनों भी नहीं रहते इधर। कभी आते हैं? सर 8 बजे तक रात अरे के। बाप रे, 8 बजे? 8 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा, मैं यस। तो चला जाते हो।
ठीक है, तुम रहना किड्स मीटिंग में, मैं चीजें बताऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। और माइनक्राफ्ट क्या होता है? सर वो एक गेम है। कैसा गेम? मैंने देखा तुम्हारा सर वीडियो, अच्छा बनाया था। सर वो ऐसे ही डालता हूँ, पापा ने डालने को बोला था। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन उसमें देखना कि बहुत ज्यादा इंटरनेट का यूज ना हो रहा हो और टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो रहा हो। ठीक है, ये अलग अलग चीजें करते रहना है, लेकिन ये दोनों अभी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेट भी अलग सर अलग क्लासों की होती है, और टाइम, ये दोनों चीजों का हमको देखना है। टाइम वेस्ट नहीं करना मैं चाहते इंटरनेट। 10 से 15 मिनट के अंदर ही खत्म कर लेता हूँ। हाँ वेरी गुड, मैंने देखा था इसलिए मैं बताया कि अगर तुम उसको देखने में या फिर खेलने में ज्यादा टाइम लगाते हो तो इसलिए मैं सोचा बता दूं तुमको। वरना अच्छा कर रहे हो, ऐसा नया नया चीज ट्राई करते रहना यस है ना। ओके वेरी गुड। यस। चलो तो फिर कल मिलते हैं अपन। बाय सर। बाय बाय। बाय शुभम।